मैं एक ऐसा लड़का था जो खूबसूरती पर मरता था। मुझे जितना शौक दुनिया घूमने का था, उतना ही दीवाना मुझे किसी का हुस्न करता था। मेरा संबंध जिस घराने से था, वहां तो ऐसे शौक की गुंजाइश ही नहीं थी। मगर मैंने अपनी चादर से पांव फैला फैला कर मैं जिस खाई में जा गिरा था, उसका एहसास मुझे वक्त गुजरने के बाद हुआ। काश मैं ऐसा ना करता तो जिंदगी मेरे लिए सजा ना बनती। मेरा नाम साहिल है और ये नाम मुझे मेरे दादाजी ने दिया था, क्योंकि मैं उनका बेहद लाडला पोता था। उनका बस चलता तो वो अपनी जान भी मेरे सर से बार देते और मुझे दुनिया जहान की खुशियां दे देते। लेकिन जो उनके बस में था, उन्होंने वो मेरे लिए करके दिखाया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। हालांकि मेरे दादा की थोड़ी सी जमीनें और मकान के पहले और असल हकदार मेरे पापा थे, मगर दादाजी ने मेरे पापा से बगैर पूछे अपनी जमीन और घर मेरे नाम अपनी जिंदगी में ही कर दिया था, जिसके कागजात उन्होंने मेरे पापा के हवाले कर दिए थे। और शर्त ये रखी थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मुझे ये कागजात मिलेंगे। मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वरना ये कागजात हासिल करने के लिए शायद मैं बहुत जल्दी शादी कर लेता। पापा ने तो मुझे ये बात छुपा कर रखी थी, जैसे मेरे अलावा भी कोई और इस जायदाद का वारिस था। हालांकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिस तरह मेरे पापा दादा के इकलौते बेटे थे। हम लोग एक बड़े शहर के मिडिल क्लास घराने से संबंध रखते थे। जिस घर में मेरा बचपन गुजरा और मैंने आँख खोली, वो मेरे दादा का घर था, जो देखने में किसी कोठी से कम नहीं था। लेकिन पूरा घर देखकर किसी पुरानी इमारत की याद ताजा हो जाती थी। हालांकि पूरा घर ही पुराने जमाने का बना हुआ था। लाल ईंटों से बना हुआ वो मकान जिसमें मेरा बचपन गुजरा था, जवान होने पर मुझे वही लाल ईंटें और पुराने जमाने का बना हुआ वो घर खंडर लगता था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि इस घर की क्या कीमत हो सकती है, तो मैं ये जानकर हैरान रह गया था। मैंने वो कीमत हासिल करने के लिए ऐसा कदम उठाया जो मुझे ना जाने कहां से कहां ले गया था। हम दिल्ली के उस इलाके में रहते थे जहां की तंग गलियां बहुत ही मशहूर थीं। इसी इलाके में मेरे बाबा की कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी, जो पहले दादा संभाला करते थे। वो दुकान इतनी छोटी थी कि मुश्किल से एक चारपाई जितनी जगह होगी, जहां पर दादा ने 3 दीवारों में लकड़ी के खाने बनवाकर कपड़ों के थान रखे हुए थे और खुद मेरे दादा दुकान के दरवाजे पर बैठे ग्राहकों का इंतजार करते थे। दादा को ग्राहक पटाने का हुनर बहुत अच्छा आता था। वो अपनी मीठी जबान और तारीफ भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कारोबार आगे बढ़ा रहे थे। एक बार जो कस्टमर दादा की दुकान पर आ जाता, वो खरीदारी किए बिना नहीं लौटता था। और उसकी एक वजह ये थी कि दादा ने बाजार की बाकी दुकानों के मुकाबले कपड़े के रेट बहुत कम रखे हुए थे और कपड़ा भी अच्छी क्वालिटी का होता था। इसलिए जो एक बार दादा के पास कपड़ा खरीदता, वो फिर सारी जिंदगी के लिए उनका ग्राहक बन जाता था। पापा ने भी उन्हीं से कारोबार चलाना सीखा था। लेकिन अफसोस इस बात का था कि फिर ना तो दादा ने दुकान से आगे कुछ सोचा और ना ही पापा ने अपनी जिंदगी में तरक्की की थी, बल्कि दादा की तरह अपनी सारी जिंदगी उसी दुकान को चलाते हुए गुजार दी थी। पापा ने न नया घर बनाया, न बड़ी दुकान खरीदी। हालांकि उन्हें चाहिए था कि वक्त के साथ साथ अपने आप को भी बदलने की कोशिश करते, अपने रहन सहन पर भी नजर डालते। लेकिन उन्होंने इन्हीं गलियों में जिंदगी गुजार दी और मुझे भी वहीं परवान चढ़ाया। लेकिन मेरे दिल में होश संभालने के साथ ही इस घर से और गलियों से दूर होने के बारे में जज्बात सर उठाने लगे थे। पता नहीं क्यों, मगर ना तो मुझे अपना घर अच्छा लगता था और ना ही ये इलाका जहाँ पर हम रहते थे। हालांकि पापा ने मुझे इसी इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवाया था। वो मेरी पढ़ाई और मेरी परवरिश को लेकर बहुत ही सीरियस रहते थे और दादा भी यही चाहते थे कि मैं अच्छे स्कूल में शिक्षा हासिल करूं। इसलिए दादा ने मेरे पापा को सलाह दी थी कि साहिल को किसी अच्छे और बड़े स्कूल में दाखिला करवाओ और खुद उसको छोड़ने भी जाया करो। और पापा से कहा कि खुद इसे छोड़ने भी जाया करो। ये काम पापा के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए एक इलाके से दूसरे इलाके रोज आना जाना कोई आसान काम नहीं था। और फिर पापा तो सारे रास्तों से जानकार तो थे, क्योंकि कपड़ा खरीदने के लिए उन्हें कई बार मार्केट में भी जाना पड़ता था और घर का सामान भी वही लाया करते थे। हमारे घर की औरतें ज्यादातर घरों पर ही रहती थीं। बाहर जाकर नौकरी करना या बिना मतलब घर से बाहर निकलना गलत समझा जाता था। यहाँ तक कि मैंने अपनी दादी को बुढ़ापे में भी ज्यादातर घर पर ही देखा था। मेरी माँ भी बिल्कुल मेरी दादी की तरह थी। घर पर मम्मी पापा के सिवा कोई और नहीं था। इसके बावजूद हर वक्त मेरी माँ और दादी साड़ी का पल्लू हमेशा सर पर ही रखती थीं
और कभी भी दरवाजे पर आकर खड़ी नहीं होती थीं। यहाँ तक कि अगर कभी दरवाजा बजता तो घर में मौजूद दादा या पापा ही दरवाजे पर जाया करते थे। और जब मैं बड़ा हुआ तो दादा ने मुझे दरवाजे पर भेजना शुरू कर दिया था। माँ को मैंने कभी किसी के आने पर दरवाजा खोलते नहीं देखा था। मुझे समझ नहीं आता था हमारे घर में ये पुराने जमाने के रस्म रिवाज क्यों हैं। समय गुजरने के साथ साथ मुझे ये सब और भी बुरा लगने लगा था और मैं इस माहौल से तंग आता जा रहा था। मेरा स्कूल इलाके का सबसे अच्छा और बड़ा स्कूल था और घर भी काफ़ी बड़ा था, मगर मुझे फिर भी जमाने की खूब हवा लगती जा रही थी। हमारे घर की गिनती उन कुछ घरों में होती थी जहां टीवी मौजूद था, क्योंकि पहले मैं जब कार्टून देखने के लिए बराबर वाले घर में जाकर उनके बच्चों के साथ टीवी देखता तो मेरे दादा को ये बात हरगिज स्वीकार नहीं थी कि उनका इकलौता पोता इस तरह किसी और के घर जाकर टीवी देखे। इसलिए वो तुरंत बाजार से एक नया टीवी खरीद लाए थे, जो हमारे मोहल्ले के टीवियों में से सबसे बड़ा टीवी था। उसके बाद मैंने ये समझ लिया कि दादा मेरी हर इच्छा और बात पूरी करते हैं। हालांकि इस बात पर मेरी दादी और पापा भी बड़े हैरान थे, क्योंकि दादी ने कभी अपने इकलौते बेटे के लिए भी वो सब नहीं किया था जो अब वो मेरे लिए कर रहे थे। मैंने भी खूब फायदा उठाया और दादा से रोज नई नई जिदें करने लगा। टीवी आने के बाद मुझे अपने दादा से एक साइकिल भी चाहिए थी। उन्होंने मेरी जिद पर मुझे बच्चों वाली एक साइकिल भी खरीद कर दे दी थी। स्कूल से आने के बाद मैं फौरन साइकिल लेकर बाहर गलियों में निकल जाता और फिर जब जी भरता तब घर लौटता। मेरी माँ खाना लेकर मेरे पीछे पीछे घूमा करती। अब तो मुझे खाने में भी नखरे होने लगे थे। सब्जी और दालें तो मुझे पसंद ही नहीं आती थीं। मैं रोज रोज नई नई फरमाइशें शुरू कर देता, क्योंकि ये भी मेरे दादा का हुक्म था कि जो चीज़ साहिल को पसंद है वो वही खाएगा और घर में वही चीज़ बनेगी, ताकि मेरा पोता पेट भरकर खाना खा सके। इसलिए घर में मेरी ही पसंद की चीजें बनने लगी थीं। हालांकि दादी और मेरी माँ को मैंने आपस में कई बार बातें करते हुए सुना था कि अगर इसी तरह से दादा मेरी हर बात पूरी करते रहेंगे और खर्चों का यही हाल रहेगा तो इस तरह इसकी आदतें बिगड़ जाएंगी और हमें खर्चों में तंगी भी होगी। मगर मैं जानता था कि माँ या दादी मेरे दादा के सामने ये बात नहीं कह सकती थीं, और इसीलिए मुझे उन लोगों की कोई भी परवाह नहीं थी कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं, और मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। मैंने अपने के स्कूल से ही 7वीं क्लास पास की थी और तभी मेरी दादी का देहांत हो गया। दादी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि बेकार की रोक टोक करने और मुझ पर पाबंदियां लगाने वाली दादी अब दुनिया से चली गई थी और मैं दुखी होने की बजाय खुश हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दादी के जाने के बाद मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूँ, मगर उनके जाने के बाद मेरी माँ शुरू हो गई। अब वो हर समय मुझे खाने पीने की चीज़ों के फायदे बताती ताकि मैं सब्जियाँ वगैरह खूब खाया करूँ। ज़्यादा देर घर से बाहर रहने पर भी रोकने लगी थी। मुझे समझ नहीं आता था, जब मेरे दादा और पापा को कोई ऐतराज नहीं था तो फिर दादी और मेरी माँ ऐसा क्यों करती थीं। एक दिन माँ ने मुझे शाम को जल्दी घर लौटने के लिए कहा तो मैंने माँ के साथ बदतमीजी कर दी। मैंने माँ से कहा, आप हर समय तो घर में कैद रहती हैं, आपको क्या पता दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और पढ़ाई में क्या कुछ करना पड़ता है। मैं कौन सा आवारागर्दी करता हूँ, बल्कि अपने दोस्तों के पास जाकर पढ़ाई करता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ का चेहरा उतर गया था। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं उनके साथ इस तरह बदतमीजी भी कर सकता हूँ। हालांकि हम दोस्त यार मिलकर कभी भी स्टडी नहीं करते थे, बल्कि हमारा ज़्यादातर समय गली बाजार में कुछ खाते या फिर लड़कियां देखते हुए गुजरता था, और फिर अक्सर हम सिनेमा घर भी जाया करते थे। मगर अपनी माँ को मैं ये सब बातें कह नहीं सकता था। मैं घर से चला गया और फिर मैं जब देर से घर लौट कर आया तब भी मेरी माँ रोज की तरह मेरा इंतजार कर रही थी और मेरे जाते ही खाना गर्म करने लगी। मगर उस दिन के बाद से मेरी माँ ने मुझे जल्दी या देर से लौटने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने एक चुप साध ली थी और मुझे कुछ अजीब भी लगती थी। मेरे दादा बूढ़े तो हो गए थे, इसके बावजूद दुकान पर जाकर बैठ जाते थे। सारा लेन देन और खरीदारी का मामला तो पापा ही देखते थे, लेकिन दादा को घर पर बैठने की आदत नहीं थी। और जब तक मैंने 8वीं क्लास पास कर ली तब तक दादा की सेहत और भी खराब रहने लगी थी और वो कमजोर भी हो गए थे। तब उन्होंने दुकान पर जाना छोड़ दिया और सारा समय घर पर ही रहने लगे। लेकिन सुबह शाम को रोजाना घर के दरवाजे के बाहर गली में कुर्सी डालकर बैठ जाते थे और एक खाली कुर्सी अपने साथ रखते और मोहल्ले का कोई ना कोई उनका दोस्त दादा के पास बैठकर बातें करता रहता और मेरी माँ अंदर से चाय के कप बना बनाकर बाहर भेजती रहती। सब कुछ बदल गया था, लेकिन मेरे साथ दादा का लगाव और मोहब्बत कम नहीं हुई थी, बल्कि कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका था।
मैं किस वक्त कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, कभी नहीं टोकते थे। इसलिए वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बल्कि मैं अपने रोज के जेब खर्च के अलावा भी दादा से पैसे ले लिया करता था। मुझे पता था कि पापा दादा को रोजाना जेब खर्च देते हैं। हालांकि वो दुकान पर जाते थे और ना ही घर के किसी मामले में बोलते थे, इसके बावजूद सारा खर्च देते थे। इस बात का फायदा मैं खूब उठाता था। कभी दादा को पढ़ाई के लिए कोई चीज लेने का बहाना करता, तो कभी ये कह देता कि मेरा दिल किसी चीज को खाने का कर रहा है, और दादा फटाफट अपनी जेब में रखे ढेर सारे नोटों में से कुछ नोट निकाल कर मुझे दे देते। फिर मैंने दादा से ये जिद की कि मैं शहर के किसी बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, ताकि 9वीं और 10वीं क्लास अच्छी पढ़ाई के साथ पास कर सकूं और किसी अच्छे कॉलेज में चला जाऊं। मैं जानता था दादा के कहने पर ही पापा ये सब कर सकते हैं, और फिर बिल्कुल वही हुआ जो मैंने सोचा था। दादा ने मेरे पापा से इस बारे में बात नहीं की, बल्कि उन्हें हुक्म दिया कि साहिल का दाखिला शहर के किसी बड़े और अच्छे स्कूल में करवा दो, और मेरे आने जाने के लिए रिक्शे का भी इंतजाम होना चाहिए। पापा ने पहले तो इस बात पर खर्चों को लेकर दादा से बात की, मगर दादा ने ये कहकर उन्हें खामोश करवा दिया कि साहिल हमारे खानदान का इकलौता चश्मो चिराग है, तो क्या हम उसकी पढ़ाई पर 4 पैसे खर्च नहीं कर सकते? हम दाल चटनी खा लेंगे, मगर जिंदगी में उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और मेरे मरने के बाद भी तुम्हें मेरी ये बात निभानी होगी। मेरे पापा ये बात सुनकर खामोश हो गए। भला वो अपने कमजोर और बूढ़े बाप से क्या कहते। इस तरह पापा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवाया जहाँ पर मैं चाहता था, और उस स्कूल के बारे में मुझे मेरे सर से मालूम हुआ था। मैं बस जिंदगी में अच्छी से अच्छी चीजें हासिल करना चाहता था, इसलिए इस स्कूल में दाखिले की जिद कर रहा था, वरना मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई इतना ज्यादा शौक नहीं था। बल्कि मैं तो आजाद और आवारा टाइप का लड़का था, जो शरीफ और पढ़ाकू होने का अच्छा नाटक कर लेता था। मैं अपने हिसाब से जो कर रहा था वही मेरे हक में सबसे अच्छा था, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होने वाला है। नए स्कूल में दाखिला लेने के बाद मैं रोजाना रिक्शे पर ही स्कूल जाता था, और वापसी पर भी रिक्शे पर ही स्कूल से घर वापस आता था। लेकिन कुछ दिन ये सिलसिला चला, उसके बाद मैंने छुट्टी के समय रिक्शे पर वापस आना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर काफ़ी अमीर लड़के पढ़ते थे, जो अपनी बड़ी बड़ी कारों में स्कूल आया करते थे, जबकि मैं रिक्शे पर जाया करता था। इसलिए मुझे हीन भावना ने घेर लिया, और मैंने जिन लड़कों से दोस्ती कर रखी थी उन्हीं के रंग में अपने आप को रंगना चाहता था। मेरे लिए जिंदगी वो नहीं थी जो मेरे दादा और मेरे पापा ने गुजारी थी, बल्कि मेरे लिए जिंदगी सिर्फ परफेक्शन का दूसरा नाम थी। मुझे अपनी जिंदगी में हर एक चीज एक से बढ़कर एक चाहिए थी, फिर चाहे वो कोई बेजान चीज हो या मेरे साथ रहने वाले जीते जागते इंसान। मैंने अपने स्कूल में भी काफी झूठ बोले हुए थे, क्योंकि मैं किसी भी तरह अपने आप को अपने दोस्तों से कम जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने सबको यही कह रखा था कि मैं गांव के चौधरी का पोता हूं और हम लोग गांव में रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही हम यहाँ शहर में एक बहुत ही अच्छा बंगला खरीद लेंगे। मेरी बातें सुनकर मेरे दोस्तों को विश्वास तो शायद ही नहीं आता था, क्योंकि मैं कभी भी कार में स्कूल नहीं गया था। लेकिन वो लोग मुझे गांव की सैर करने के लिए जरूर कहते थे, लेकिन मैं कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। फिर मैंने दादा और अपने पापा के सामने रोना शुरू कर दिया कि मुझे रिक्शे में स्कूल नहीं जाना, बल्कि मैं कार में जाऊंगा। मेरे पापा इस नई फरमाइश पर अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। अब वो मेरे लिए नई कार तो नहीं खरीद सकते थे, लेकिन दादा ने इस बात का भी ये हल निकाला कि मुझे आने जाने के लिए रिक्शे की बजाय कार का इंतजाम करवा कर दे दिया। महीने का किराया कार का ज़्यादा था, मगर अब मैं रिक्शे में स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। और जब दादा के कहने पर पापा ने मेरे लिए कार का इंतजाम किया, तब मुझे सुकून मिला था, क्योंकि अब मुझे एहसासहीन भावना नहीं होती थी। ऐसे ही समय गुजरने लगा। लेकिन मैं 10वीं क्लास में पहुंचा, तब तक दादाजी का देहांत हो गया। उनके मरने के बाद मेरा इस पुराने इलाके में रहने का कोई कारण ही नहीं बनता था, क्योंकि हम लोग सिर्फ दादाजी की वजह से मजबूर थे, क्योंकि वो अपने खानदानी घर और इलाके को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए मैंने दादा के मरने के 8 दिन बाद ही पापा पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वो ये घर बेच दें और शहर में कोई अच्छा बंगला खरीद लें। पापा मुझे समझाते रहे, ये घर बड़ा है लेकिन इतने ज़्यादा दामों में नहीं बिक सकता कि हम फौरन से जाकर कोई बंगला खरीद लेंगे। लेकिन मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। मुझे हर हाल में इस पुराने से इलाके से निकलना था। इसलिए मैंने जिद पकड़े रखी, यहाँ तक कि मैंने घर में खाना पीना भी कम कर दिया, और जब भी घर जाता तो मुंह बनाए रखता। मेरी माँ ने ये सब महसूस किया तो पापा से बात की कि साहिल हमारा इकलौता बेटा है, जो वो चाहता है वो कर लें, क्योंकि हमारी जमीनों से भी तो पैसे आते हैं जो बैंक में इतने सालों से जमा हो रहे हैं।
तो फिर आखिर क्या समस्या है, आप उसकी बात क्यों नहीं मान लेते? ये बात मैंने खुद माँ के मुंह से कहते सुनी थी और अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आया था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी कोई जमीनें भी थीं जहाँ से हर महीने आमदनी आया करती थी। ये सब सुनकर तो मैं किसी भी सूरत अपनी जिद से पीछे नहीं हट सकता था। आखिरकार पापा को मेरी बात मानना पड़ी और हमारा वो पुराना खंडर घर बेचने पर लगा दिया। और हमारी सोच से भी ज्यादा उसकी कीमत लगी थी, क्योंकि वो जगह इतनी बड़ी और इतनी अच्छी लोकेशन पर थी कि वहां पर आराम से एक अस्पताल चलाया जा सकता था। उसके अच्छे खासे पैसे पापा को मिले थे। पापा ने उन पैसों से मेरे कहने पर एक बहुत ही अच्छा बंगला खरीद लिया और अब भी मुझे बैंक में रखे पैसों के बारे में नहीं बताया था। मम्मी पापा का ख्याल था कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मगर उन दोनों को ये मालूम नहीं था कि मैं उनकी सारी बातें सुन चुका हूँ। घर खरीदने के बाद जब हम सब वहां पर शिफ्ट हुए तो मैंने इस खुशी में अपने सारे दोस्तों को पार्टी पर बुलाया था। और उस दिन मेरा सर घमंड से ऊंचा था, क्योंकि मेरा बंगला बहुत ही खूबसूरत था। हर किसी ने उसकी तारीफ की थी। अब मेरा अगला टारगेट एक कार थी जो मुझे हर हाल में चाहिए थी, क्योंकि मैं जानता था पैसे अकाउंट में रखे हुए हैं, इसलिए हम जल्दी ही कार भी खरीद सकते हैं। और जब मैंने पापा से इस बारे में बात की तो वो हैरान रह गए। कहने लगे, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पापा से कहा, बस आप मुझे कार खरीद कर दें, उसके बाद आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो पापा ने मुझसे कहा, पहले इंटर अच्छे से पास कर लो, फिर कार भले ले लेना, अभी तुम छोटे हो। मैं जानता था पापा भी अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो वो भी नहीं मानते, इसलिए मैं चुपचाप बाइक पर ही गुजारा करने लगा जो पापा ने मुझे खरीद कर दी थी, और मैं उसी पर स्कूल आया जाया करता था। स्कूल पूरा होने के बाद मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मेरे सब दोस्तों को लगता था कि मैं बहुत अमीर फैमिली से हूँ, मगर कोई ये नहीं जानता था मेरे पापा की अब भी दिल्ली के पुराने इलाके में वही छोटी सी कपड़े की दुकान थी, जहाँ पर वो रोजाना अपनी बाइक पर आते जाते थे। किसी तरह फर्स्ट ईयर का साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, मगर मैंने एमबीए में दाखिला लेना चाहता था ताकि बिजनेस फील्ड में आगे जा सकूं, और पापा को भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन अब मैंने उन्हें उनका 2 साल पहले किया गया वादा पूरा करवाना चाहता था। मैंने पापा से बात की कि आपने वादा किया था मुझे कार लेकर देंगे। पापा ने कहा, ठीक है, मैं कार लेकर दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी तुम हमारी पसंद से करोगे और अभी करोगे। मैं ये सुनकर चौंक गया कि अचानक से पापा को मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया। मैंने उस समय पापा को इनकार करना सही नहीं समझा, मगर दिल में सोच लिया था मैं सिर्फ एक बार कार ले लूं, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन पापा भी अजीब सी जिद पर अड़े हुए थे। जब मैंने दोबारा से कार की याद दिलाई तो वो कहने लगे, तुम एक बात नहीं जानते कि तुम्हारे दादा ने अपनी जिंदगी में ही सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, लेकिन उसके कागजात बैंक में रखे हैं, और रकम और जमीनों की आमदनी सब कुछ तुम्हें उसी सूरत मिल सकती है जब तुम शादी करोगे। ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ था, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुलासा था। अब तो शादी से इनकार करने की कोई सूरत ही नहीं थी। मैंने मम्मी से साफ कह दिया कि वो जिसे चाहें और जहां चाहें मेरी शादी करवा दें। मम्मी पापा मेरी बात सुनकर खुश हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि वो किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी करवाएंगे तो मैं भी जिंदगी के बारे में सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे अपनी प्रॉपर्टी पर अपना हक चाहिए था। ये बात जानने के लगभग 2-3 हफ्ते बाद ही मम्मी पापा ने मुझे एक रिश्ते के बारे में बताया। ये रिश्ता पापा के किसी जानने वाली की बेटी का था। वो भी हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते थे, मगर उनके हालात हमारे हालात से थोड़े ख़राब थे। लड़की ने सिर्फ इंटर किया हुआ था और अब वो घरदारी सीख रही थी। मैंने मम्मी पापा से कहा, बस आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, आप लोग जब जहाँ कहेंगे मैं दूल्हा बनकर आप लोगों के साथ चला जाऊंगा। ये कहकर मैं वहाँ से उठकर चला गया और मैंने वो तस्वीर भी नहीं देखी जो मेरी माँ मुझे दिखाना चाहती थी। मेरे कहने के अनुसार ठीक 1 महीने बाद ही शादी का दिन भी तय हो गया था। सारी तैयारियों में मेरे मम्मी पापा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। खूब धूमधाम से मेरी शादी की थी। पापा ने पानी की तरह पैसा बहाया था और शादी से 1 दिन पहले मेरी पसंदीदा मॉडल की कार भी खरीद ली थी। मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। इसी कार में मम्मी पापा मेरी बारात लेकर गए थे और मेरी दुल्हन को ब्याह कर ले आए, जिसे मैं शादी की पहली रात ही देखने वाला था। मैंने कमरे में जाने से पहले कई सपने सजा लिए थे कि मेरी दुल्हन चांद जैसी होगी, उसका रंग रूप परियों जैसा होगा। मगर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ और मैंने उसका घूंघट उठाया तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। बिल्कुल आम सी शकल सूरत वाली लड़की को मेरे माँ बाप ने कैसे मेरी दुल्हन बना दिया। मैंने उसे देखने के बाद उसे दिल से स्वीकार नहीं किया था।
अब मैं इतना भी शरीफ नहीं था कि सामने जवान लड़की बैठी थी और मैं उस पर पूरा अधिकार भी रखता था तो मैं उसको यूं ही छोड़ देता। मैंने उससे अपना हक वसूल किया था। सुहागरात मनाई और तकिया उठाकर सोफे पर रखा और वहीं पर सो गया। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। उसे अच्छे से ब्यूटी पार्लर से सजाया गया था। पता नहीं क्यों सब लोग उसकी तारीफें कर रहे थे, मगर मुझे पहली रात ही उससे चिढ़ हुई थी। वो बढ़ती ही जा रही थी। अभी उसे मेरी जिंदगी और मेरे कमरे में आए सिर्फ 2 दिन गुजरे थे, मगर मुझे उसका होना अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं होता था। उस लड़की में कॉन्फिडेंस तो नाम को भी नहीं था। अजीब से हुलिये में रहती थी। घरेलू लड़की थी। ना किसी चीज का सेंस था, ना फैशन का, न चलने फिरने का, न रहने का सलीका। बिल्कुल किसी बैकवर्ड इलाके से संबंध रखने वाली अनपढ़ सी लड़की लगती थी। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं आता था कि इसने 2 साल कॉलेज में भी गुजारे थे, क्योंकि उसे फैशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। एक तो उसका रंग सांवला था, दूसरा नए नक्श भी कुछ अच्छे नहीं थे, ऊपर से पहनने ओढ़ने का भी तमीज नहीं था। शादी के 5 दिन बाद भी जब मैंने उससे बात नहीं की तो वो भी समझ गई थी कि मैं उसे पसंद नहीं करता। वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी। कमरे में हम दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रहती थी। कभी कभी मन करता तो उससे अपना हक वसूल करता और करवट लेकर सो जाता। उससे बातचीत बिल्कुल भी नहीं करता था। लेकिन अब ये सब कुछ मम्मी पापा भी महसूस करने लगे थे। पापा ने मुझे इस बारे में बात की तो उस दिन मैं गुस्से से फट पड़ा कि आप लोगों ने क्या सोचकर मेरी शादी इतनी बदसूरत और बदसलीका लड़की से कर दी है। मेरी बात सुनकर पापा को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगे, ऐसी लड़की बड़े नसीब वालों को मिलती है। वो बहुत ही नेक और सुलझी हुई बच्ची है। तुम बदसूरत और बदसलीका कह रहे हो। असल में तुम्हारी वो नजर ही नहीं है जो हीरे को परख सके। मैं पापा की बात सुनकर वहां से चला गया। कोमल को मेरी जिंदगी में आए पूरा 1 महीना गुजर गया था, लेकिन वो ना तो मेरे दिल पर जगह बना सकी और ना ही मैंने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा था। हालांकि उसने पूरे घर की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। वो अपने हाथों से खाना बनाती और मेरा और मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखती। मुझे समय पर प्रेस की कपड़े मिलते, मेरे जूतों को भी पॉलिश कर देती। यहाँ तक कि उसे खाने में मेरी पसंद नापसंद का भी पता होता था। कोमल वो सब कुछ कर रही थी जो एक अच्छी पत्नी करती है। मुझे हर समय पर सारी चीजें तैयार मिलती थीं। जब से वो मेरी जिंदगी में आई थी मुझे ना तो अपनी चीजें तलाश करनी पड़ती थी, ना किसी चीज के लिए माँ से पूछना पड़ता था। दूसरी तरफ मेरे माँ पापा भी कोमल से बहुत ज्यादा खुश थे। वो न सिर्फ मम्मी पापा के खाने पीने का ख्याल रखती, बल्कि माँ को दवाइयाँ भी टाइम पर खुद दिया करती थी। मैं जब भी घर आता वो मम्मी के साथ बैठी बातें कर रही होती या फिर किसी न किसी काम में बिजी होती। मैंने कभी भी उसे फालतू बैठकर टीवी देखते नहीं देखा था। मैं अपने रूटीन के अनुसार यूनिवर्सिटी जा रहा था। दाखिला लेने के बाद मेरा फोकस पढ़ाई की तरफ हो गया था। वैसे भी घर में मेरा दिल नहीं लगता था और ना ही मैं घर जाना चाहता था। अब मुझे आगे बढ़ना था और हर चीज अपनी जिंदगी में परफेक्ट करनी थी, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि मैं खुद के पैरों पर खड़ा हो जाऊं। शादी के बाद कागजात तो प्रॉपर्टी के मुझे मिल गए थे, लेकिन बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था। उसमें कोई पैसा नहीं बचा था, क्योंकि पापा ने मेरी शादी के साथ साथ कार भी खरीद ली थी। बस हर महीने या फिर कुछ महीनों के बाद जमीनों से आमदनी के पैसे आ जाते और साथ ही साथ घर में कुछ गल्ला वगैरह भी आ जाया करता था। मैं अपनी बेहतरीन जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ा था और मेरे घर में कोमल मेरे माँ बाप की सेवा कर रही थी। इसी बीच मम्मी पापा ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, मगर मैं उनकी कोई बात नहीं सुनता था। मैं बस ऐसे ही बहाने के इंतजार में था कि कोमल को अपनी जिंदगी से निकाल दूं, और फिर वो दिन भी आ गया। मेरी और कोमल की शादी को 6 महीने हो गए थे और मेरा बस नहीं चल रहा था कि जल्द से जल्द मैं उसे घर से निकाल दूं। मेरी जॉब भी लग गई थी। मेरी माँ ने कहा, ये सब कुछ कोमल की दुआओं का असर है, मगर मैं अपनी किसी भी कामयाबी का कारण कोमल को बनाना नहीं चाहता था। मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो कोमल ने मेरी छोटी छोटी जरूरतों का और भी ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बैठा नाश्ता कर रहा था, कोमल चाय लेकर आई तो गलती से वो चाय छलककर मेरे ऊपर गिर गई और उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं तो वैसे भी मौके का फायदा उठाते हुए कोमल के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। यही बात को बढ़ा चढ़ाकर मैंने इतना हंगामा किया कि कोमल को मैंने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं तो कब से इस कोमल से छुटकारा हासिल करना चाहता था। मैंने तलाक के पेपर भी पहले ही तैयार करवा रखे थे। मैंने झटपट तलाक के पेपरों पर साइन किए और कोमल के मुंह पर मारकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मेरी माँ पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे, लेकिन मैं कोमल को तलाक देने के बाद वहाँ रुका नहीं, सीधा ऑफिस चला गया था। मुझे नहीं मालूम मेरे पीछे से क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन जब मैं रात को घर गया तो कोमल घर पर मौजूद नहीं थी। मम्मी पापा मुझसे बहुत नाराज थे। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे।
मैंने नहीं पूछा कि उसे कौन उसके घर छोड़कर आया, क्या हुआ, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। मैं जो चाहता था वो हो गया था। आखिर 6 महीने बाद ही सही, लेकिन कोमल नाम की मुसीबत मेरी जिंदगी से निकल चुकी थी। मैं बहुत ही सुकून से था, लेकिन मम्मी पापा को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मम्मी पापा के गुस्से में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई। वो मुझसे न बात करते, न मेरी किसी बात का जवाब देते। लेकिन फिर अचानक से एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, तो मम्मी अपनी ममता के हाथों मजबूर हो गई और मेरी सेवा में लग गई। मैं 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। पापा भी परेशान हो गए थे, लेकिन बुखार के ये 3 दिन मेरे लिए ऐसे थे कि मम्मी पापा मुझसे दोबारा से बातचीत करना शुरू कर चुके थे। लेकिन पहले की तरह वो मुझसे खुश नहीं थे, क्योंकि वो कोमल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और कोमल ने भी इन 6 महीनों में उनकी सेवा करके उनका दिल जीत लिया था। मगर मैं सिर्फ मम्मी पापा की खातिर अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था। भला मैं किसी ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकता था जिसमें ना ही पहनने का सलीका था और ना ही खूबसूरत शक्ल सूरत की मालिक थी। वो मेरी हमसफर नहीं बन सकती थी। मैं अपनी जगह पर अपने आप को बिल्कुल ठीक समझता था। धीरे धीरे जिंदगी रूटीन पर आ गई। मैं अभी यूनिवर्सिटी भी जाता था और ऑफिस भी जाता था। ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म होने के बाद रात को यूनिवर्सिटी जाता, इसलिए मेरा सारा दिन घर से बाहर गुजरता था। रात भर मेरी माँ मेरे इंतजार में जागती थी और पापा भी मुझे देख कर ही सोते थे। मुझे लगने लगा कि मम्मी पापा के दिल में कोमल का दुख खत्म हो गया है। यही सोचकर मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया और मम्मी पापा के सामने अपनी पसंद रख दी। मैं नेहा से शादी करना चाहता था, जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ जॉब करती थी। मैं हैरान हुआ कि मम्मी पापा ने मेरी बात पर कोई भी एतराज़ नहीं किया और बहुत ही जल्दी शादी हो गई। मैं देख रहा था मेरी माँ बड़ी खामोश रहती थी। वो मेरी शादी की तैयारियां तो कर रही थी, मगर उनमें ना उनकी मर्जी शामिल थी और ना ही खुशी। लेकिन हमेशा की तरह मुझे अपने सिवा किसी और की परवाह ही कब थी। 1 महीने बाद नेहा दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी, तो मैं हवाओं में उड़ने लगा, क्योंकि अब मेरे पास बंगला, गाड़ी, अच्छी नौकरी के साथ साथ मनपसंद पत्नी भी थी, जो बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न टाइप की थी। मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, मगर मैं ये नहीं जानता था आगे चलकर क्या होने वाला है। शादी के शुरू के 15 दिन तो बहुत ही अच्छे गुजरे थे। नेहा तो दिन ब दिन और भी निखरती जा रही थी। मैं उसे घुमाने के लिए नैनीताल भी लेकर गया था। वो सिंगापुर जाना चाहती थी। मैंने उसे वादा किया कि मैं उसे सिंगापुर भी लेकर जाऊंगा। शादी के 15 दिन बाद जिंदगी रूटीन पर आ गई और नेहा ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी और मैंने भी उसे फोर्स नहीं किया था। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि उसे जॉब नहीं करनी चाहिए, बल्कि घर संभालना चाहिए, क्योंकि माँ की तबीयत अब खराब रहने लगी थी और वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। हालांकि मैंने एक नौकरानी का भी इंतजाम कर रखा था, लेकिन मुझे नौकरानी का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता था। लेकिन नेहा को तो खाना बनाना भी नहीं आता था, यहाँ तक कि उसने कभी मेरा कोई भी काम करने की कोशिश नहीं की थी। मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है उसे नहीं पता था। वो मेरे साथ ऑफिस जाती, हम दोनों के लिए नाश्ता मेरी माँ ही बनाकर देती थी। वापस आने के बाद भी उसे बैठे बैठे हर चीज़ चाहिए होती थी। लेकिन नौकरानी शाम को चली जाती थी। उसके बाद वो मेरी माँ को अपने काम करने के लिए कहने लगती, तो मुझे ये बात बुरी लगती थी, मगर मेरी माँ बड़ी खामोशी से उसके काम कर देती। मैंने एक दिन माँ को मना किया तो वो कहने लगी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा तो कर नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा मैं ही उसकी सेवा कर दिया करूँगी। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे माँ ने मुझे एक जोरदार तमाचा मारा हो, क्योंकि कोमल जैसी थी, नेहा उससे बिल्कुल उलट थी। लेकिन मैं अब ना तो किसी से कोई शिकवा कर सकता था और ना ही शिकायत जबान पर ला सकता था, क्योंकि नेहा मेरी पसंद थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, शादी को 3 महीने पूरे हो गए। अब मैंने फुल टाइम नौकरानी का इंतजाम भी कर लिया था, क्योंकि मुझे ये मंजूर नहीं था कि मेरी माँ इस उम्र में अपनी बहू की सेवा करती फिरे। नेहा के कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती थी। उसने घर आने के बाद पानी का गिलास खुद उठाकर नहीं पिया था। मैं उसे कहता मेरे कपड़े निकाल कर रख दिया करो, तो वो कोरा जवाब दे देती कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। तब मुझे कोमल की याद आ जाती, वो कैसे मेरे हर जुल्म को सहने के बावजूद मेरा ख्याल रखती थी, और उसके काम करने में कितनी सफाई थी। हर चीज़ अपनी जगह पर मिलती थी और मैंने उसे खो दिया था। जिंदगी यूं ही कटने लगी। ऑफिस में मेरी तरक्की हो गई थी। मैंने नेहा को जॉब छोड़ने के लिए कहा, मगर उसने मना कर दिया। शादी को 1 साल होने वाला था, मगर अभी तक नेहा ने मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई थी और ना ही उसने घर की जिम्मेदारियां संभाली थीं। जिंदगी तो किसी अजाम में पड़ गई थी मेरी, मगर ये सब कुछ मेरा अपना ही किया धरा था।
एक दिन मैं और नेहा अपने बॉस के घर एक पार्टी पर गए हुए थे। वहाँ मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज था जिसने मुझे बुरी तरह चौंका के रख दिया। वो पार्टी मेरे बॉस ने अपनी शादी की खुशी में दी थी। हम सब तो बड़े एक्साइटेड थे कि हमारे बॉस ने कामयाब बिजनेसमैन बन जाने के बाद शादी का फैसला किया था, तो यकीनन वो लड़की बहुत ही खास होगी। लेकिन जब वो मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वो तो मेरी पहली पत्नी कोमल थी। वही कोमल जिसके रंग रूप पर खूबसूरत न होने की वजह से मैंने उसे तलाक दे दी थी। मैंने उसे अपने बॉस के साथ देखा तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो उसके सामने नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। और तब एक छोटी सी अनाउंसमेंट के बाद बॉस ने माइक पकड़ा और कहने लगा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। बहुत से उतार चढ़ाव देखने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की शामिल करना चाहता था जो हर तरह से खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी। मेरी प्यारी माँ ने मेरे लिए कोमल का चुनाव किया, जो मेरी माँ की जानने वाली की बेटी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसी हमसफ़र मिली जिसके लिए रुपये पैसे की कोई अहमियत नहीं, बल्कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिश्ते अहम हैं। जैसा कि हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है और इसी 1 महीने में मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि कोमल हर तरह से बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। ये सबसे अलग है, सबसे हटकर है। इसलिए आज 1 महीने के बाद आप सबको अपनी शादी की दावत भी खिला रहा हूँ और आपसे अपनी पत्नी से भी मिलवा रहा हूँ। बॉस के शब्द मेरे कानों में हथौड़ों की तरह लग रहे थे। मैं बिल्कुल साइड वाली टेबल पर बैठा था और मैं नहीं चाहता था कि कोमल मुझे वहां देख सके। लेकिन जब जाने का समय हुआ तो मैं वहां से उठकर बाहर की तरफ निकलने लगा। तब वहां मेरे बॉस के साथ मेहमानों को विदा करने के लिए कोमल भी साथ खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और धीरे से मुझे बाय कहा था। मैं अजीब सी सोचों और एहसासों में गिरा हुआ था। नेहा के साथ घर जा रहा था। नेहा को ये सब मालूम नहीं था, मगर मेरे अंदर एक जंग सी छिड़ी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे लालची और नाकाम इंसान हूँ, जिसने ना तो रिश्तों की कदर की और ना ही मिलने वाली खुशियों की कीमत का अंदाजा लगा सका। अगर मैं ऐसा न करता तो आज मेरी जिंदगी में कोमल की मौजूदगी से मेरी जिंदगी स्वर्ग बन जाती। मैंने एक नज़र अपने साथ बैठी नेहा को देखा, जो अपनी ही दुनिया में गुम थी। मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब यही मेरा नसीब थी, मेरी किस्मत थी, जिसे मैंने सारी जिंदगी निभाना था। आप सबने मेरी कहानी सुनी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। आपके आसपास भी मुझ जैसा कोई इंसान है जिसने अपने हाथों में आई हुई दौलत गंवा दी है और फिर उसके बाद पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं है? कमेंट में ज़रूर बताना।